हेलो। हाँ, हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था चिश्तिया? इन यस सर को आप। खत्म कर लिया था। यस सर। डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड? नो सर। हाँ। ओके, तो आज एक नेक्स्ट सर टॉपिक। सर हाँ, पूछिए। फिजिक्स की भी ऑफलाइन क्लासेस होने वाली हैं क्या? उसके बारे में मुझे नहीं पता। आप सर सर से कंफर्म इम्तिसाद कर। सर बोल रहे थे कि केमिस्ट्री की तो होने वाली है न्यू बैच की। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप सर से बात कर लीजिएगा, वो जैसा बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है। ओके ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं आज कैलकुलस। देखिए, कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, पहले वो रीजन समझना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए कोई आपको ग्राफ दे रखा है। ठीक। ग्राफ बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन कैसे चेंज करता है हम उसको बोलते हैं। अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा हो, कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और आपको बोले कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। तो हम सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x1 y1 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x2 y2। तब इसके बेस पे अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं तो यहाँ से यहाँ तक y में डिफरेंस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y2 माइनस y1। और बेस को देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको लिख सकता हूँ x2 माइनस x1। ठीक। तो अगर मुझे यहाँ पे थीटा गिवन होता तब, या कोऑर्डिनेट गिवन होता तब, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर लाइन के लिए स्लोप फाइंड आउट कर सकते थे। तो स्लोप इज नथिंग बट m से डिनोट करते हैं एंड विच इज इक्वल्स टू tan थीटा which is equals to perpendicular by base, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। कुछ इस तरह से आई बात समझ? सर ये पी बाई बी पे ही तोड़ा है हमने, बट ये जो डायग्राम बनाया है ये समझ नहीं आया कैसे आया ये। देखिए, मैंने सिंपल क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की इस तरह। इस लाइन में अगर इन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन हो, जैसे अगर मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना होता, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस डिफाइन करता है x1, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या डिफाइन करता है y1, बोल सकते हैं। यस सर। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट के लिए डिफाइन करूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक टर्म डिफाइन करता है x2, एंड यहाँ से यहाँ तक टर्म डिफाइन करता है y2। तब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाता। आई बस में ओके सर। चिश्तिया समझ आया? यस सर। अब अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए किसी इस पॉइंट पे, तो मुझे ये डिस्टेंस अगर सिर्फ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि ये पार्ट आ जाता। ठीक है। यस सर। उसी तरह अगर मैं बेस को निकालने की कोशिश करूं यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत पड़ती है, x2 माइनस x1। यस सर। तो आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है। तो आप थीटा गिवन हो तो tan थीटा निकाल सकते हैं, या नहीं तो परपेंडिकुलर बाई बेस कोऑर्डिनेट के बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम सर इसको सिंपली, कैलकुलस टर्म करते हैं हम। नहीं नहीं, अभी मैंने कैलकुलस नहीं बताया, अभी अभी तो मैंने ओके सर। सिंपल स्ट्रेट लाइन के बेस पे मैंने स्लोप कैलकुलेट करना सिखाया। अब इसी में क्या दे रखा हो, अगर ये स्ट्रेट लाइन ना गिवन हो, जैसे कोई कर्व गिवन होता, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह से, कोई कर्व ऐसे जा रही हो, तो इसके लिए तो हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब हर पॉइंट पे उसका जो इंक्लिनेशन होगा वो अलग अलग होगा। तब इसके लिए कैसे फाइंड आउट करूं उस पर्टिकुलर लाइन के लिए स्लोप किसी भी इंस्टेंट पे, तो उसके लिए हम कैलकुलस यूज करते हैं। तो कैलकुलस दो डिफरेंट पार्ट,
एक स्लोप डिफाइन करने के लिए एंड दूसरा उसका एरिया डिफाइन करने के लिए, एंड उसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तब वो कैसे किया जाए उसके बेस पे इन कर्व से रिलेटेड कैसे मैथमेटिक्स डिफाइन की जाती है ताकि स्लोप या एरिया कैलकुलेट किया जाए, तो उसको हम कैलकुलस बोलते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। हिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको? यस। लिख लिया? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, हिबा लिख लिया आपने? यस सर। ओके, अब देखिए इस कर्व से रिलेटेड अगर डिफाइन की जाए, मान लीजिए मेरे पास ये y एक्सिस है और ये मान लीजिए मेरे पास x एक्सिस। अगर मैं कोई कर्व ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, ठीक ऐसे हो सकता है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर किसी भी एक इंस्टेंट पे मुझे स्लोप कैलकुलेट करना हो, तो स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कर्व को बहुत फाइन पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ से बहुत फाइन पार्ट्स में ब्रेक करना शुरू किया, छोटे छोटे डिविजन्स करना शुरू किया। इतना स्मॉल डिवीजन चाहे उससे छोटा डिवीजन पॉसिबल ना हो, इस तरह करते जाइए। ठीक, तब इस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ लाइन इनटू इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट, ताकि कोई भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं उस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो उस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, एंड किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे कोई लाइन टच करती है तो उसको हम टैंजेंट बोलते हैं। आई बात समझ? यस सर। जैसे अगर मैं अभी लाइन ड्रॉ करूं किसी भी पॉइंट पे ऐसे, तो इस पर्टिकुलर लाइन को टैंजेंट नहीं बोल सकते हैं, इसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं, जो इस पर्टिकुलर कर्व के दो डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। बट इसी पर्टिकुलर लाइन को अगर ज्वाइंट ड्रॉ करूं किसी एक सिंगल पॉइंट से, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट से, तब मैं इसको क्या बोलूंगा? टैंजेंट बोल सकता हूँ। आई बस समझ? सर वो कर्व के एक पॉइंट से टच होनी चाहिए ना बस। एक पॉइंट पे टच करिए बस, इसलिए। ठीक, तो उसी तरह मैं इस पर्टिकुलर कर्व को इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक करूं, ताकि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन आपको जो मिले वो जस्ट एक पॉइंट की तरह बिहेव करती हो, तब उस पर्टिकुलर ब्रेकिंग ऑफ लाइन और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लाइन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आई बस समझ? तो कैलकुलस एक्चुअली में दो तरह से हम ब्रेक करते हैं। फर्स्ट, सर ब्रेकिंग ऑफ लाइन। स्प्लिटिंग इस पर्टिकुलर कर्व को, जैसे मैं इस कर्व को स्प्लिट कर रहा हूँ छोटे ओके छोटे सर। सेगमेंट्स में, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली ऐसे होता है, और एक्चुअली मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो डिफरेंशिएशन में हम सिंपली क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कर्व को स्प्लिट अप करने की कोशिश करते हैं ताकि मुझे एक सिंगल पॉइंट मिल जाए, ताकि वो जो लाइन है वो सिंगल पॉइंट से अगर पास करे तो वो उस कर्व के ऊपर टैंजेंट की तरह बिहेव करे, और टैंजेंट एक्चुअली में स्लोप को डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। आई बात समझ? यस सर। अब ये कैसे करते हैं? तो डिफरेंशिएशन सिंपली, अभी ज्योमेट्रिकल मतलब बोलूं तो उसको बोलिएगा कटिंग और स्प्लिटिंग ऑफ कर्व into infinite small segment। इनफाइनेटसिमल का मतलब होता है इतना छोटा जो कि उससे छोटा चेंज पॉसिबल ना हो, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनेटसिमल चेंज। ठीक, तब इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसमें हुआ क्या और कैसे हम डिफाइन करते हैं इस टर्म को, तो इसको मैं एलाबोरेट करके दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे।
हमने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ की यहाँ से यहाँ तक, एंड उस कर्व को किसी दो पॉइंट से ज्वाइन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, यहाँ पे इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा एंड यहाँ पे इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट एंड ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। ठीक, सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर देखिए, इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x है मान लीजिए, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं। यस सर। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग देखूं तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक विड्थ डेल्टा y है, तो टोटल अगर मैं चेंज देखूं यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। हो सकता है सर ये तो सर समझ आ गया सर। हम डेल्टा से का किस कंडीशन में ज्यादा यूज करते हैं सर? अभी मैं डेल्टा का मतलब डिफाइन कर रहा हूँ चेंज। ठीक, ओके सर। तो अब देखिए, अगर आपको कैलकुलेट करना उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप, तो इसका मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये मेरे पास इंक्लिनेशन बता देगा थीटा को, तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा डेल्टा वाई और बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स। बोल सकते हैं। यस सर। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए स्लोप डिफाइन करना होता यहाँ पे, तो सिंपली क्या कहते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, वो इस पर्टिकुलर कर्व को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रही है, बट वो लाइन इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर टैंजेंट नहीं है। तो मुझे उसको टैंजेंट बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, तो आप ये बोलिए डेल्टा एक्स की वैल्यू को या डेल्टा वाई की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए वो डिक्रीज होगा तो कैसे होगा, ये जो पॉइंट है वहां से डिक्रीज होने के बेस पे कुछ ऐसे हो सकता है, यहाँ तक जा सकता है, फिर ये हो सकता है कि और डिक्रीज करने की कोशिश करूं और नीचे तक जाने के लिए, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक, एंड और अगर छोटा करने की कोशिश करूं तो बिल्कुल क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट पे टच करने के बिहेव करेगा उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एक सिंगल पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कर्व को कुछ इस तरह से टच करता होगा, ऐसा बोल सकते हैं। सर बट फिर डेल्टा वाई छोटा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो मैंने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू को डिक्रीज करते करते एक सिंगल पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। मतलब हम अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो अप्रॉक्स 0 के अप्रोच कर रही है, मतलब उससे छोटा चेंज पॉसिबल ना हो, जो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं पे लिखा था। आई बात समझ? यस सर। तो हम इस पूरे प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, उस पर्टिकुलर लाइन की जो विड्थ है उसको डिक्रीज कराते जा रहे हैं इस तरह, ताकि वो लाइन उस पर्टिकुलर कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे क्या करे, टच करे, ताकि वो एक टैंजेंट की तरह बिहेव करती हो। बोल सकते हैं। सर टेंशन की तरह बिहेव हम उसको सिर्फ स्लोप दिखाने के लिए करा रहे हैं? हाँ, इसीलिए, और उसके और भी एप्लीकेशन होंगे, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिंपल बोलिए कि टैंजेंट की तरह बिहेव करे। ठीक है, ओके सर। यस। तो हमने उस पर्टिकुलर टर्म को बेसिकली यही किया है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पहले था स्लोप डिफाइन कर रहा, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू को इतना छोटा ले लीजिए ताकि अप्रॉक्स 0 को अप्रोच करे, तो इसके लिए हम मैथमेटिकल टर्म में इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो इसको पढ़ते हैं किस तरह है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब ये डेल्टा एक्स है उसकी चेंज इतनी छोटी है कि उससे छोटी चेंज पॉसिबल ना हो, तब उस टर्म को बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तब ये जो पूरी क्वांटिटी आती है, इसी पूरी क्वांटिटी को हम मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं। आई बात समझ? यस सर। तो इसी चीज को अब हम कैसे रीड आउट करते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज जो सिग्निफिकेंट हो, और वो चेंज इतना छोटा हो जाए जिससे छोटा चेंज पॉसिबल ना हो, तो उस चेंज को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। आई बात समझ?
सर हम डेल्टा की जगह डी यूज करेंगे। हाँ, तो अब डी यूज करेंगे। तो अब इस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझ? तो इसको हम रीड आउट कैसे Yes, sir. करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब तो समझ आ गया ना? यस सर। एक बार सर हम एक्स कि को बा छोटा आपको समझ करेंगे। आया? हाँ बोलिए बोलिए चिश्तिया। सर हमारा डेल्टा एक्स छोटा हो रहा है ना, यहाँ पर जब उसके भी हमारे। रिस्पेक्ट में y भी छोटी होती जा रही है, ओके सर। दोनों उसके सिग्निफिकेंटली चेंज होती जा रही है। ओके सर। हिबा, Yes, sir. समझ आया यहाँ तक आपको? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? पूछ लीजिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब या ये सब प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका फॉर्मूला सिखाता हूँ। क्या लिख लिया आपने? नो सर अभी नहीं। Yes, sir. सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो एक आप मैथ्स में पढ़िएगा फर्स्ट प्रिंसिपल, जो मैंने ग्राफिकली आपको कैलकुलेट करना सिखाया, उसी चीज को अगर फंक्शन के बेस पे सॉल्व करूंगा तो एक फॉर्मूला डेराइव होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। बट फिजिक्स में हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, उसी चीज का जनरलाइज्ड वर्जन, तो हम सिर्फ वो जानने की कोशिश करते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है, अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, कुछ इस तरह फंक्शन दे रखा हो x डिपेंडेंट हैविंग सम एक्सपोनेंशियल n, तब इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका फॉर्मूला आता है, जितना पावर अगर हो x पे उसको बेस में ले जाइए एंड उसको पावर को एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आई बात समझ? जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे रखा होता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो पावर यहाँ पे कितना है 3, इसको डिफरेंशिएट जब कीजिएगा dy dx, तो सिंपल क्या कहता है, जितना पावर है उसके बेस में आ जाएगा, तो पावर यहाँ पे कितना है 3 टाइम्स x, उसके पावर को 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई वो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। आई बात समझ? यस सर। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेम इसी तरह अगर आपको दे रखा हो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, तब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy dx इज इक्वल टू 0 होती है। कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल ना हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आपसे पूछ सकता है कि क्यों 0 होता है, आप उसको डिफाइन कीजिए। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस टर्म के लिए। y इज इक्वल टू कोई भी आप नंबर अज्यूम कर लीजिए, सपोज मैंने ले लिया कितना 5। हर नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1। आई बात समझ? और यस। मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ 5 इंटू
1 को x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, यस आपने पढ़ा होगा। ओके, अब आपके पास 5 कोएफिशिएंट हो गया और वेरिएबल x हो गया, तब मैं डिफरेंशिएट कर दूं इस टर्म को, तो dy dx 5 बीइंग कोएफिशिएंट बाहर आ गया, x पे पावर कितना है 0। अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है, जितना पावर होता है उसके बेस में और उसके पावर को 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। यस सर अब यहाँ पे चीजें देखिए, 5 इंटू 0 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -1, 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर किसके इक्वल होता है, सर 0 इसलिए पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट टर्म को जब डिफरेंशिएट सर करते हैं, फिर x वगैरह कुछ भी नहीं रह जाएगा ना, वेरिएबल वगैरह। 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर सर वो पूरा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला था। उसके बाद कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बेस पे, जैसे अगर आपका y इज इक्वल टू दे रखा है sin x, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं dy dx, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x आता है। उसी तरह होता है अगर y इज इक्वल टू cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x दे रखा हो, या इसी चीज को ln x पढ़ते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करिएगा तो dy dx इज इक्वल टू 1/x। मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में लॉग पढ़ाऊंगा, लॉग एक्चुअली में कैसे यूज करते हैं सारे टर्म्स। एंड लास्ट, अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक दोनों साथ साथ होते हैं उसके बेस पे, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, रिमेन्स सेम। तो ये मुश्किल से 4-5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पूरे डिफरेंशिएशन इसी के बेस पे होती है। सर आई बस में लास्ट वाले फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस रहेगा, तो मतलब उस पे भी पावर रहेगी। यहाँ पे x एज अ वेरिएबल है और यहाँ पे e एक कांस्टेंट अच्छा नंबर कहलाता है, कांस्टेंट। उसके पावर में जो टर्म है वो वेरिएबल है, इसलिए दोनों डिफरेंट टर्म है। हिबा कोई डाउट यहाँ तक आपको? No, sir. ओके, लिख लिया आप लोगों ने? नो सर Yes. यस सर ओके, अब देखिए क्या है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड अगर आपको टर्म गिवन हो, तब आप डिफरेंशिएशन कैसे यूज कीजिएगा फॉर एनी डिफरेंट ऑपरेशन। जैसे फर्स्ट होता है, अगर y इज इक्वल टू कोई भी दो डिफरेंट फंक्शन हो f(x) और gx, और उसके बीच में ऐड का साइन हो या सब्ट्रैक्ट का साइन हो, तब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे यूज करता है। तो इसके लिए रूल कहता है डिफरेंशिएशन
ईच टर्म पे इंडिविजुअली एक्ट करता है, फर्स्ट टर्म के ऊपर, ठीक, प्लस और माइनस सेकेंड टर्म के ऊपर एज इट इज, ठीक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपको कोई भी टर्म दे रखा उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया होता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बीच में प्लस है, दो डिफरेंट टर्म है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना, तो कैसे करूंगा? तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिखिए, डी वाई डी एक्स, फर्स्ट टर्म को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, सेकेंड टर्म को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, उनके बीच में कोई डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, हर टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कैसे? ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, पावर 2, तो इसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1 प्लस 2 बीइंग कांस्टेंट, बाहर रख लीजिए, x पे पावर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं n x n माइनस 1, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है 2 x टू द पावर 1 तो 2x प्लस 2 x टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसलिए सिंपल आंसर आपका इतना हो जाता है। आई बात समझ? यस सर। नेक्स्ट ऑपरेशन कहता है कि अगर आपका y इज इक्वल्स टू फंक्शन f(x) मल्टीप्लाइड में हो किसी अनदर फंक्शन gx से, मल्टीप्लाइड में हो, तब इसके लिए रूल यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है ये अच्छे से समझिएगा। ये कहता है कि जब इसको डिफरेंशिएट कीजिए dy dx, तो फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए f(x) को, और सेकेंड टर्म से उस टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड फर्स्ट टर्म से उस टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एक बार में एक टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, अगले टर्म को मल्टीप्लाई में रखिए, फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई में रख लीजिए। जैसे इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछे y इज इक्वल्स टू x का क्यूब टाइम्स साइन x, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग फंक्शन है, ये x क्यूब अलजेब्राइक फंक्शन और साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, बोल सकते हैं। यस सर। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, बाद में इसका आंसर लिखूंगा, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई में रखिए, प्लस सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई में रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, तो ये किस तरह से यूज होगा? एक्सपोनेंशियल रूल के बेस पे। क्या होता है फॉर्मूला? n x n माइनस 1 एंड बाहर वाला टर्म मल्टीप्लाई में था एज इट इज, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मैंने आपको पीछे अभी लिख के दिखाया, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक, तो इसके जगह पे डायरेक्टली आप यूज कर दीजिए cos x एंड बाहर में मल्टीप्लाइड कौन सा था? x क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर टाइम्स साइन x, और ये हो जाएगा आपका x क्यूब टाइम्स cos x, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ आया? यस सर। किबा आपको समझ आया ये? Yes, sir. ओके, तो हमने प्रोडक्ट रूल सीख लिया। सेम इसी तरह अगर क्वेश्चन रूल अप्लाई किया जाए डिवीजन के बेस पे, y इज इक्वल्स टू fx डिवाइड बाय gx, तो इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। तब यहाँ पे हम रूल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? जिस तरह ऊपर हम प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भी dy dx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट न्यूमरेटर को या फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई में रख लीजिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, ये याद रखिएगा। उसी तरह सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई में रख दीजिए, एंड इसमें एक और टर्म करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं।
समझ आया? यस सर। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इनके ईच टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ ताकि रूल्स की प्रैक्टिस हो जाए। तो यस सर। ये बात नोट डाउन कर लिया आपने? ये बात आपने लिख लिया? ओके, अब देखिए मैं लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन रूल है उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन बोले y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने इसका कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया था डायरेक्टली, तब इसको डिफरेंशिएट कैसे करिए। तो पहला काम इसको ब्रेक कीजिए उन पार्ट में जिनका डिफरेंशिएशन आपको आता है। तो tan x का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin x डिवाइडेड बाय cos x, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। तो क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया? यस सर। अब इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर आप लास्ट वाला क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स पुट कर दीजिए, जी एक्स की जगह पे कॉस एक्स पुट कर दीजिए एंड सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो आंसर कितना आता है। सर हम इसको वैसे नहीं कर सकते जब हमने साइन एक्स पीछे लिया था जैसे।
नहीं नहीं, तो वहां पे तो सिंगल टर्म था ना। अगर सिंगल टर्म होता तब इसका डिफरेंशिएशन cos x है, बट यहाँ पे तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन में है ना, डिवीजन में है, तो इसलिए उसको हम उस तरह से क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये बात समझ आया आपको? Yes. ओके, एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन टू अप्लाई करने की। नहीं होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। सर यहाँ तक सही होगा सर। पहले लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू, फिर आपका लास्ट ये आंसर बता दीजिए कहाँ तक आया। अभी तो सर ब्रेक किया था बस, अभी अच्छा ठीक है, आंसर। आगे करते जाइए, मैं आपको बता दूंगा। आपका लास्ट आंसर sec स्क्वायर x आना चाहिए। हिबा कोई डाउट तो नहीं सॉल्व करने में? बस कर रहे हैं। ओके।
सर मेरा करेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, हिबा आपसे सॉल्व हुआ? एक मिनट देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप सिंपली लिखिए dy dx इज इक्वल्स टू, मैंने फॉर्मूला लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे sin x है, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर cos x, बीच में माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहां तक सही लिखा था आपने चिश्तिया? यस सर। अब देखिए डिफरेंशिएशन उन टर्म्स का कितना होगा। sin x का डिफरेंशिएशन कितना था? cos x, बाहर में मल्टीप्लाइड यहाँ पे कितना है? cos x, बीच में माइनस, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंड बाहर में मल्टीप्लाइड sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं। यस। यहाँ पे देखिए cos एंड cos कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन रही है, साइन सर स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, एंड चूंकि रेसिप्रोकल है न्यूमरेटर में ले जाएगा तो ये टर्म कन्वर्ट किस में कर जाएगा? आया समझ? यस सर। हिबा आपको समझ आया? Yes, sir. आपका सॉल्व हुआ था यहाँ तक? No, sir. ओके, एक बार देख लीजिए कहाँ आपने गलती की थी। ओके, इसके बेस में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। एक बार ट्राई कीजिए ये 3 क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्स एक्स टर्म है, तो पहला काम करते हैं हर टर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं एंड न्यूमरेटर में लाके अरेंज करते हैं। मतलब हर टर्म न्यूमरेटर में होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल में लिखा होना चाहिए, तब उसके बाद वो पर्टिकुलर फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म आपका रूट एक्स है, उसको आप एक्सपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर हाफ। सेकेंड टर्म लिखा है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाइए एंड पावर उसका -2 हो जाएगा। इस तरह से अरेंज करते हैं पहले। ये बात समझ आया आपको? Yes. ओके, ट्राई कीजिए एक बार तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
फर्स्ट वन सॉल्व हो गया आप लोगों से? सर चिश्तिया, फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम आ रही है। हिबा, फर्स्ट सॉल्व हुआ? No, sir. देखिए कैसे ट्राई कीजिएगा, बोलना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट में देखिए y इज इक्वल टू, पहला रूट x है, तो रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। यस सर। सेकेंड पार्ट में देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, उसको न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो x पे पावर -2 लिख सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट इज पाई एज इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, बहुत आसान तरीका। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जो भी पावर है उसके कोएफिशिएंट में और उसके पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस जो भी पावर है उसके कोएफिशिएंट में एंड उसके पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पाई कैसा होता है नंबर, कांस्टेंट और वेरिएबल? सर वेरिएबल। So constant. पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, एक कांस्टेंट नंबर। एंड कांस्टेंट टर्म पे डिफरेंशिएशन कितना होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अभी बताया था ना पीछे। ओके, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग इसको अब रीअरेंज करना है, तो इसको लिख सकता हूँ हाफ एक्स टू द पावर 1/2 एंड -1, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एक्स टू द पावर -3। माइनस पावर का मतलब अपॉन में ले जाइए, सो यू कैन राइट 1/2 एक्स टू द पावर प्लस हाफ, और प्लस हाफ का मतलब अंडर रूट, इसीलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 इसको अपॉन में ले जाइएगा तो क्यू। आया समझ? यस सर। ये बात आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, सेकंड टर्म देखिए यहाँ पे क्या है, लॉग और साइन, मतलब x है और log x है, दो अलग अलग फंक्शन। इसको बोल सकते हैं अलजेब्राइक फंक्शन और इसको बोल सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। दोनों के बीच में साइन कैसा है, प्रोडक्ट का, तो कौन सा रूल अप्लाई कीजिएगा, प्रोडक्ट रूल। आई बात समझ? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे देखिए सेक है, सेक का मैंने कोई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला नहीं सिखाया, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकती हैं उन टर्म में जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको पता है। तो सेक किस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, सर कॉस। कॉस, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos ऑफ x। तो न्यूमरेटर यहाँ पे कितना हो गया 1 और डिनोमिनेटर कितना हो गया cos x। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक क्वेश्चन रूल की तरह अप्लाई कर सकते हैं एंड उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई बात समझ? यस सर। एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की दोनों क्वेश्चन को।
सेकंड सॉल्व हुआ। सर जो हमारा x है सर, सिर्फ x इंटू log x, सर जो हम हमारा पहले में हम क्या वैल्यू डालेंगे उसकी, जैसे इसकी log की तो 1/x डाल देंगे। देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स लॉग एक्स, जिसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको आप सेकंड फंक्शन मानिए। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट पार्ट को एंड सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई में रखिए, ये कहता है प्लस यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में x पे पावर कितना है? कुछ भी नहीं, तो x पे पावर यहाँ पे कितना बोल सकता हूँ मैं? 1। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1x 1 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x, एंड यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x टू द पावर 0, तो उसकी वैल्यू 1, उसको नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ बच क्या आ जाएगा? log x, और यहाँ पे x और x कैंसिल आउट, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 1 ऑनली। कितना आसान? यस सर। हिबा आपको समझ आया? हिबा कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन करिए ये पार्ट। सर अब जो आएगा d/dx इंटू 1, तो बस उसको 1 लेंगे। न्यूमिनेटर 1 है इसलिए 1 लेंगे, और 1 क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? हिबा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट आपको सेकंड इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में? नो सर। सॉल्व हुआ था आपसे? चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए। सर आगे तो आंसर कितना है? 6² सेक्स स्क्वायर एक्स आया, गलत है कहीं पे। हिबा आपसे सॉल्व हुआ ये लास्ट क्वेश्चन, बताइए। नो सर, नो सर।
So wait. ओके सर पहले तो यहाँ तक आ जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में 1 होगा डिफरेंशिएशन, एंड 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। 0, इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देखिए मैं आप सिखाता हूँ। dy dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर दैट इज cos x। So tan x into sec x. हाँ सही है आपका। नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर। तो ये टर्म आ जाएगा 1, उसका डिफरेंशिएशन 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। cos उसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x या cos x इंटू cos x, माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x और इसको लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। 1 upon cos x is equals to sec x and sin upon cos x is equals to tan x। तो आपने सिर्फ यहाँ पे गलती की थी, जिसकी वजह से आपका पूरा आंसर गलत आ रहा था। आया समझ? लिख लिया? ओके हिबा, यहाँ तक कोई डाउट आपको? No, sir. ओके तो हमने डिफरेंशिएट करना सीख लिया अलग अलग ऑपरेशंस के बेस पे। तो आप कितनी भी डिफरेंट टर्म दे रखे हो, आप सेम रूल अप्लाई कीजिए एंड इसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टर्म सिखाता हूँ, ठीक, जिनमें कोई दूसरा रूल यूज होता है, तो वो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो सिखाता हूँ। चिश्तिया लिख लिया आपने? यस। ओके तो एक टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका क्या मतलब, पहले मैं समझाता हूँ। अगर आपको दे रखा हो y इज इक्वल्स टू सपोज x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 और उस पर पावर दे रखा हो 2, तो यहाँ पे ये जो टर्म है, हमने पीछे जितने भी टर्म पढ़े हैं वो इस तरह का कोई भी बिहेवियर शो नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था ना ये पर्टिकुलर टर्म। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सर्टेन डिफरेंट रूल होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर में। देखिए है क्या है, आप बोलिएगा इसमें 2 टर्म है। एक है जो उसके बेस में ये पार्ट, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक, और उसमें देखिए ये एक्सपोनेंशियल पार्ट पूरे पे एक्सपोनेंट है, तो इसको बोल सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड दोनों आपस में कैसे है, मिक्सअप है, दोनों को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आई बस में यस।
पीछे हमने जितने भी टर्म पढ़े थे उनमें जो फंक्शन था वो सेपरेटेड फंक्शन था, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे एक दूसरे पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन का मिक्सअप और जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको रूल सिखाता हूँ। तो पहला काम, हर क्वेश्चन में चेक कीजिए कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन हैं उस पर्टिकुलर टर्म में। आई बात समझ? जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ चेक करने के लिए कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उस पर्टिकुलर टर्म में, फिर उन सारे टर्म को डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। जैसे अगर आपको दे रखा हो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, थर्ड पार्ट दे रखा हो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स, फोर्थ पार्ट दे रखा हो y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। अब बता सकती हैं सेकेंड फंक्शन में कितने फंक्शन है यहाँ पे? सर 2। कौन कौन से? सर एक ट्रिग्नोमेट्री वाला और सर दूसरा ये आपका अलजेब्रिक। बहुत अच्छे, तो ये पार्ट आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक और ये पार्ट उसका जो एंगल है वो अलजेब्राइक फंक्शन है। और इन दोनों को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हिबा आप इसमें बताइए कि इसमें कितने फंक्शन हैं? एक। मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स टू द पावर हाफ अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए कितने फंक्शन हैं? हिबा हिबा कितने फंक्शन है यहाँ पे? 2। कौन कौन से? एक आप बोलिएगा जो बेस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक और जो एक्सपोनेंशियल है ये पार्ट, ठीक। मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी तरह आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स उसका होल स्क्वायर, ये भी सेम सेम टर्म है। आई बात समझ? यस सर। ओके, अब जब हम फंक्शन को ब्रेक करना सीख गए तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के 3 डिफरेंट मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, बट उनमें एक शॉर्टकट मेथड भी होगा, वो आप आगे समझिएगा। तो पहले देखिए एक्चुअली में क्या है इस पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट करने का रूल। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए स्क्वायर फंक्शन है, ठीक। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होता y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x, अगर सिर्फ इतना पार्ट होता और उसके ऊपर स्क्वायर, तो मेरा पहला रूल ये होता कि इस पर्टिकुलर टर्म को एक्सपैंड कर दीजिए स्क्वायर के फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बेस पे ब्रेक कर सकते हैं इसको। यस सर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 2ab, तो हो जाएगा 8x टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर 16 टाइम्स x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान, क्योंकि डायरेक्टली ये एक फंक्शन का सम है, अलजेब्राइक फंक्शन, और उसमें कुछ पावर के बेस पे टर्म दे रखा है, तो डायरेक्टली आप एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई कर दीजिए, जितना पावर है उसके बेस में और उसके पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 8 being constant, x 4 times of x to the power 4 minus 1, 16 being constant, 2 बाहर, x to the power 2 minus 1, तब ये पूरी वैल्यू हो जाती 6 times x to the power 5, 8 4s are 32 x to the power cube और 16 to the 32 x। आई बात समझ? यस सर। बट कोई जरूरी थोड़ी है कि जो हमेशा आपको एक जो एक्सपोनेंट दे रखा हो वो हमेशा इंटीजर दे रखा होगा 2 3 4, वो तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा आपको एक्सपोनेंट दे देगा जिसको आप एक्सपैंड नहीं कर पाए,
कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे दे दिया होता, कोई फ्रैक्शन दे दिया होगा, या अगर यहाँ पे पावर 6, 7, 8 ऐसा दिया होता तो हम तो उसको एक्सपैंड नहीं कर पाते, तब उसको कैसे अप्लाई करेंगे? इसलिए ये मेथड हर जगह अप्लाइड नहीं होता। आई बात समझ? यस सर। पर इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट मेथड सिखाता हूँ। सर सिर्फ क्यूब और स्क्वायर तक हो सकता है? हाँ, जहां तक आपको फॉर्मूला याद हो उसके अकॉर्डिंग। लिख लिया शिष्ट आपने? सर आपने पहला क्वेश्चन सिर्फ अभी फर्स्ट वाले फंक्शन के बेस पे करवाया है? यस सर। उसमें 3 टर्म था, तो आप 3 टर्म को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दी, तो उसको बहुत लेंदी होता, तो इसलिए मैंने 2 टर्म में ब्रेक करना सिखा दिया, ताकि उसी अकॉर्डिंग आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लिख लिया आपने? यस सर। ओके, अब देखिए इसी टर्म को अगर दूसरे मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं? तो देखिए y इज इक्वल्स टू, आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 4x टू द पावर 2। हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को इस तरह से अज्यूम करते हैं ताकि ये सिंगल डिपेंडेंसी फंक्शन बन जाए। तो देखिए कैसे टर्म ब्रेक करते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर टर्म में लेट t इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x, मतलब जो उसका बेस था अलजेब्राइक फंक्शन, उसको मैंने t मान लिया, तो अब वही टर्म क्या कहलाएगा? t टू द पावर 2 कहलाएगा। यस सर। तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, वो पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल सकते हैं। अब देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए t किस पर्टिकुलर वेरिएबल पे डिपेंडेंट है? एक्स। x, तो मैं इसको डिफरेंशिएट x के टर्म में करूंगा, तो इसको लिख सकता हूँ dt ओवर dx। यहाँ पे x पे पावर क्यूब, तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, 3 माइनस 1, 4 बीइंग कोएफिशिएंट बाहर आ गया, x पे पावर 1, तो 1x 1 माइनस 1, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई बस में यस सर। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखिए y किस डिपेंडेंट टर्म है, किस फंक्शन पे? y की डिपेंडेंसी किस पर्टिकुलर वेरिएबल पे है? सर टी पर। t पर, तो इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? सर टी। तो dy ओवर dt, तो एक्सपोनेंट है तो उसका फॉर्मूला n x n माइनस 1, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ t टू द पावर 1। आई बात समझ? यस सर। बट हमें तो सॉल्व करना था dy बाई dx, तो ये तो dy बाई dx कहीं पे भी नहीं है। तो आप देखिए इस टर्म में अगर मैं dy बाई dt को और dt बाई dx को मल्टीप्लाई कर दूं,
आपको कुछ दिख रहा है कि ये दोनों पार्ट आपस में क्या दिख रहा है, कैंसिल आउट होता हुआ? यस सर। तो ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तब आपके पास लेफ्ट आउट क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो अब उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 2t, और इस टर्म की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा ही कुछ आया है। यस सर। बट t मुझे वेरिएबल में नहीं चाहिए, तो t को सब्स्टिट्यूट कीजिए वो टर्म जो आपने पहले अज्यूम किया था। तो t की वैल्यू कितना अज्यूम किया था आपने? सर हमने इसको डिवाइड में क्यों नहीं लिखा जब नीचे था dx? तो अगर वैसे करती dy ओवर dt डिवाइड बाय dt ओवर dx, तो ये dx मल्टीप्लाइड में चला जाता और ये इसके साथ मल्टीप्लाइड में जाता, तो dy बाई dx नहीं बनता वो। आई बस में, ओके सर। इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए मुझे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो टर्म जो आपने माना है यहाँ पे, कितना माना है, t इज इक्वल टू, एक्स क्यूब प्लस 4x। तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 4x, एंड बाहर में जो टर्म था 3x² प्लस 4। इस टर्म को अगर आप एक्सपैंड कीजिएगा तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा जो कि ये आंसर है। आई बात समझ? यस सर। ठीक। तो ये मेथड आई थिंक ज्यादा आसान है, और इसमें कोई भी एक्सपोनेंट दे रखा हो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। आई बात समझ? यस सर। अब इसी सब्स्टिट्यूशन में 2 स्टेप में ना करके एंड उसको सॉल्व करना सिखाऊं आपको, सिंगल लाइन में सॉल्व करने के लिए दोनों स्टेप को कंबाइन करने के बेस पे डिफाइन करूं, तो वो कैसे कर सकते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको सिंगल स्टेप में करना सिखाता हूं। यस सर। ओके, अब देखिए उस पर्टिकुलर को डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास जब कोई भी हम चीज ऑर्डर करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो मल्टीपल पैकेज में आता है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है उसके अंदर एक अनदर पैकेट ऐसे बना हो सकता है, एंड मल्टीपल पैकेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम कौन सा पैकेट खोलते हैं, आउटर वाला। आउटर वन। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 4x है और होल टू द पावर 2 है, तो इसमें चेक कीजिए सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है, सर एक्सपोनेंशियल वाला। तो उसको आप फर्स्ट असाइन कर दीजिए, मतलब सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन। उसके जस्ट अंदर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक। तो उसको आप सेकंड असाइन कर दीजिए, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच वन इज द आउटर मोस्ट एंड कैसे कैसे वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग असाइन करते हैं, उसका ऑर्डर असाइन करते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और जब कभी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अदर सारे फंक्शन वो एज इट इज लिखे जाएंगे जैसे वो हैं, ठीक है। उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। हम एक बार में सिर्फ एक टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, एंड जितने भी टर्म हमने डिफरेंशिएट किए हैं सबको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एज इफ ये एक चेन की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ? जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि फर्स्ट आप आउटर मोस्ट को ब्रेक कीजिए, फिर उसके उसके अंदर जो टर्म होगा वो, फिर उसके अंदर जो टर्म होगा वो,
एक चेन एक सीरीज की तरह बनता जा रहा है, बोल सकते हैं। सर तो ये सॉल्व कैसे होगा? सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है? सर टू। 2। तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है? उसका पावर उसके बेस में और उसका पावर एक कम कर दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट जो अलजेब्राइक पार्ट है वो कितना दे रखा है? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x 3 माइनस 1, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 1x 1 माइनस 1 हो गया। पहला पार्ट हमने डिफरेंशिएट किया एक्सपोनेंशियल, तो उसका जो बेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो वो एज इट इज लिख दीजिए। आई बस समझ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आंसर कितना होना चाहिए? 2। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x टू द पावर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4। आया समझ? यस सर। ये आंसर एग्जैक्टली सिमिलर आंसर है जो हमने लास्ट ऑब्टेन किया था। है? यस सर। तो हम यहाँ पे जो प्रोसेस 2 स्टेप में कर रहे थे उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में असाइन कर दिया, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक, बस उसको असाइन करने के लिए मैंने ऑर्डर ऑफ फंक्शन डिफाइन किया और कुछ भी नहीं। कि कौन सा फंक्शन सबसे आउटर मोस्ट में, उसके अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर को आप अरेंज कर दीजिए। उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ फंक्शन दे रखे हों उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते जाइए। और हर फंक्शन पे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके अंदर वाले जितने भी फंक्शन होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई डाउट किया? नो सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। सर इनका कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है या फिर बस सिंगल और डबल करके बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं तो वो नाम नहीं, मैंने तो ऑर्डर असाइन किया है, उसका कोई नाम नहीं होता। मैंने अपने मतलब से मैंने ऑर्डर कहा है उसको। वो ओके। तो आप किसी बुक में देखिएगा तो वो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस रूल को हम चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल। सर इससे पहले वाले। ये वाला मेथड, इसको मैंने यस। सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल सकते हैं। ठीक, इसके पहले मैंने सिंपली एक्सपैंड किया, इससे कोई अपना नाम नहीं होता। हमने पीछे जो टर्म यूज किया था सेम वही यूज किया यहाँ पे भी। ओके। हिबा, आपने लास्ट कहाँ तक देखा था बता दीजिए जरा। सर वो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा वाला। ओके ओके, एक मिनट में बताता हूँ आपको। चिश्तिया आपने लिख लिया? यस सर। आपने ये पार्ट देखा था लास्ट? सर वो फोन स्विच ऑफ हो गया था। ओके ओके, आपने ये पार्ट लास्ट देखा था? यस सर। ओके, इसके बेस पे मैंने फर्स्ट पार्ट लिया एंड इस टर्म के बेस पे मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये मैंने अलग अलग मेथड समझाए, बट वो सारे मेथड गलत गलत होते हैं, तो इसलिए मैं एक डायरेक्ट मेथड सॉल्व कराया मैंने यहाँ पे। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए ज्यादा बेहतर है। तो हर फंक्शन में चेक कीजिए कि सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है। तो इन दोनों में आउटर मोस्ट आपको कौन दिख रहा है? हिबा? चिश्तिया, जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x। कोशिश कीजिए। हिबा?
मेरी आवाज आ रही है आपको? चिश्तिया पहले से बताइए कि फंक्शन कौन कौन सा होगा? सर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कितना होगा इसमें? साइन टू, हाफ। सॉरी हाफ। अब पहले हाफ को डिफरेंशिएट कीजिए एक्सपोनेंशियल के बेस पे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सॉल्व कीजिए। ओके सर। हिबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। ओके ओके, देखिए इस पर्टिकुलर टर्म में देखिए आप, इसमें कितने फंक्शन हैं? तो आप सर दो। बोलिएगा। हाँ, कौन कौन से? सर ये एक्सपोनेंशियल और दूसरा वाला अलजेब्राइक, यही है। यस सर। सबसे बाहर कौन सा है फंक्शन, अलजेब्राइक या एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल। तो कहता है कि पहली बार में डिफरेंशिएट एक्सपोनेंशियल का करना है, या वो फंक्शन जो बाहर है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर असाइन किया फर्स्ट। उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर असाइन किया सेकंड। ठीक है, हर बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार में एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी सारे अलग फंक्शंस को कोई अफेक्ट नहीं करते। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करूंगा इस एक्सपोनेंशियल को, तो उसके इनर फंक्शन जो अलजेब्राइक है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ? यस सर। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एन एक्स एन माइनस वन, तो इसका पावर कितना है 2, इसलिए लिखिए 2x, पूरा जो टर्म था बेस में वो, और इसका पावर 2 माइनस वन। ठीक, बेस पे मैंने कोई इफेक्ट नहीं किया। फिर नेक्स्ट पार्ट, उसके अगला फंक्शन कौन सा है, वो अलजेब्राइक जो बेस में है वो, तो आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन 3x 3 माइनस वन, 4x का डिफरेंशिएशन 4 बीइंग कांस्टेंट बाहर, x टू द पावर 1 तो उसका डिफरेंशिएशन 1x 1 माइनस वन। अब इसको सिंपली क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आया समझ? ये बात समझ आया? यस यहाँ पे देखिए जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये टर्म, इसमें कितने फंक्शन है? सर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, हम्म, और सेकंड अलजेब्रिक, और थर्ड एक्सपोनेंशियल। नहीं यहाँ पे देखिए x पे पावर 1 है, तो इसको आप अलजेब्राइक नहीं बोल सकते, उसकी डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल होते हैं, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए आप सिर्फ दो टर्म बोलिएगा, एक एक्सपोनेंशियल पार्ट और एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। आई बात समझ? हाँ, गलती। ओके, आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है? सर एक्सपोनेंशियल। तो पहले एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए। इसको लिखिए पहले यहां तक। चिश्तिया सॉल्व हुआ? सो इसका आंसर हाफ साइन एक्स और पावर वन माइनस वन बाई टू इंटू कॉस एक्स होगा। सही है। ये बात आपसे सॉल्व हुआ? कर रहे हैं। चिश्तिया आप उस पर्टिकुलर आंसर को और सिंप्लीफाई कर सकती हैं, जो सर पावर वो टू नेगेटिव, कॉस एक्स हो सकता है क्या? जो पावर आपका नेगेटिव में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, पावर पॉजिटिव में कर लीजिए। ओके।
ये बस सॉल्व हो गया। No, sir. देखिए आपने क्या किया, dy dx, पहले किसको डिफरेंशिएट करूंगा इसमें, हिबा बताइए। एक्सपोनेंशियल को आउटर मोस्ट फंक्शन वो है, तो क्या फॉर्मूला होता है, n x n माइनस 1। ठीक, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट इज साइन x, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है हिबा, cos x। जो टर्म था फर्स्ट टर्म में डिफरेंशिएट करने के बेस पे वो एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा 1/2, साइन पे पावर हो जाएगा -1/2 टाइम्स cos x। -1/2 का मतलब अपॉन में जाके +1/2 और उसका मतलब होता है रूट, इसीलिए डायरेक्टली √sin x टाइम्स cos x लिख सकते हैं। और इस चीज को अगर और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और इसको एक सिंगल रूट में कर लीजिए, तो अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर अपॉन साइन, cos अपॉन साइन इज cot x टाइम्स cosec x डिवाइड बाय, ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ, चिश्तिया समझ आया, यस सर। हिबा आपको समझ आया, Yes, sir. ओके इसको नोट डाउन कर लिया। सर हम cos x अपॉन 2 रूट अंडर sin x तक छोड़ सकते हैं ना? हाँ इतना भी आप छोड़ सकती हैं, या इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकती हैं, आपको आंसर इसी के टर्म में गिवन होगा। ओके, इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये टर्म नहीं किया है, ये टर्म नहीं किया है, ये दोनों आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की खुद से, ठीक है। ओके सर। ओके देन इतना पढ़ के रखिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशन सिखाऊंगा एंड इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, ठीक है। फिर हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। यस सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके।